नहीं लेते। कुलदीप कुमार जी, किसी भी कुलदीप कुमार जी, सीधा देने के बदले आपकी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि बनाते हैं। आप कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि देखिए मैंने भी भूपेंद्र हुड्डा जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमने अच्छा ऑफर दिया था जो उनकी स्थिति है हरियाणा में उसको देखते हुए, लेकिन उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में आप किसकी तरफ से काम कर रहे हैं? सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब आप लोग आइडियोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी के करीब हो गए हैं, जिनके विरोध में आप राजनीतिक पार्टी बने थे, क्योंकि आप गठबंधन करना चाह रहे थे, हो नहीं पाया। अंजना जी, ये आरोप हम बहुत झेल चुके हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी तब भी हम पे आरोप लगे थे कि ये तो बीजेपी की भी टीम है, ये कांग्रेस की भी टीम है, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। नतीजा सबको पता था कि पहली बार में 28 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने जीती थी। पंजाब में जब हम चुनाव लड़ने गए तब भी हम पे ये आरोप लगे, और मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो हरियाणा के नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 घंटे बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है। दूसरी बात एक और अभी मैं चर्चा सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप अपनी बात बोल लीजिएगा, लेकिन कुलदीप जी आप वोट तो कांग्रेस का ही काटिएगा ना, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, वोट तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही काटिएगा ना। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप ये एनालिसिस मत कीजिए। आपका एनालिसिस अभी फेल हो चुका है। 400 सीटें देश के आप बीजेपी को दे रहे थे, 240 से बीजेपी अटक गई। आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश 75 सीटें आ रही हैं, वो कहां के अटक गए। तो आप ये एनालिसिस मत कीजिए हम किसका वोट काट रहे हैं। हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों को रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 घंटे बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। यह आपके चैनल पे बैठ के पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, क्यों नहीं बनेगी? हरियाणा के किसानों की लड़ाई हमने लड़ी है अंजना जी। मुझे याद है कि जब 3 काले कानून आए हरियाणा के हमारे किसान भाई जब दिल्ली आ रहे थे तो दिल्ली के बॉर्डर के दिल्ली के अंदर उन्हें स्टेडियम बनाने के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक झटके में सारी परमिशन को कैंसिल किया और एक भी स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया। हमारे किसान भाइयों के जब यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे जब उनको पानी बंद कर दिया गया था, टॉयलेट छीन लिए गए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार और आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी, उनके साथ खड़े होने का काम कर रही थी। तो आज ये कह रहे 3 काले कानून वापस आने चाहिए। अरे कंगना जी के बयान का खंडन तो नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, सारी इधर उधर की बातें करी। अरे कंगना जी की बात पे क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी? वो आके बोले ना, लेकिन नहीं, इनकी ये मानसिकता है। कंगना रनावत पहले आके किसानों के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कहती हैं, और उसके बाद आके 3 काले कानून की बात करती हैं। ये पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है कि 3 काले कानून वापस लाने की। मैं कहता हूं कि हरियाणा के लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 0 पे पहुंचा देंगे। जो इनके हाल है ना, और कंगना जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, प्रधानमंत्री जी कहने पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। शहजाद जी कितना भी खंडन कर ले भाई, आपकी पार्टी की सांसद है, आप बार बार कहते रहोगे, बार बार कुछ भी कहते रहोगे किसानों के बारे में और आके माफी मांगते रहोगे। इतने बेवकूफ नहीं बनने वाले देश के किसान। कुलदीप जी रुक जाइए, मैं प्रतीक जी आ रही हूं आपके पास। शहजाद जी अभी इंतजार कीजिए। कुलदीप जी, 2 बातें। एक तो एक्सेस माई इंडिया जैसी एजेंसी ने ये एग्जिट पोल किया था, वो गलत साबित हुआ, उसे हमने स्वीकारा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करना बंद कर दे क्योंकि आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं है। इस एनालिसिस के पीछे का तथ्य यह है कि चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, आप कांग्रेस पार्टी की ही सरकारों को हटाकर वहां पर सत्ता पर काबिज हुए हैं। इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब भी त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो जाहिर तौर पर जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उनके बटने का डर रहता है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा गया था। एनालिसिस का आधार है, यूं ही बेवजह हम लोग प्रश्न नहीं करते हैं। प्रतीक सोम, ये प्रश्न आपसे भी पूछा जाता है। दिल्ली की बीजेपी में, दिल्ली की एमसीडी में किसकी सरकार थी? एमसीडी से आपने सरकार ली है। दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार थी 15 साल से? लेकिन दिल्ली की सरकार आपने कांग्रेस से ही छीनी है। एमसीडी सरकार बीजेपी की थी। दुष्यंत चौटाला, ठीक है, दुष्यंत चौटाला का भी मैंने इंटरव्यू किया, आपके नेता का भी इंटरव्यू किया जेजेपी की तरफ से अध्यक्ष का, और इसीलिए प्रतीक सोम, ठीक है प्रतीक सोम जी, ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है और उन्होंने कहा कि नहीं चाबी है और इस बार हरियाणा क्या, हम दिल्ली की भी चाबी हमारे हाथ में आएगी। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि 10 सीटें पिछली बार देने के बाद बहुत उम्मीदें थी लोगों को दुष्यंत चौटाला से, लेकिन चूंकि उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, फिर 6 महीने पहले जब सरकार ऐसी स्थिति में थी कि गिरे भी ना, उन्होंने अलग हो गए। मतलब वो कहते हैं कि मैं नहीं हटा, मुझे हटाया गया, जो भी वजह रही। लेकिन कुल मिलाकर आपका अलग लड़ना किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा हो और हम चाबी लगाएं?
वक्त से पहले बहुत हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से काफी बड़ा हूं। ये जो मैं शब्द कह रहा हूं, ये 36 साल के युवा दुष्यंत चौटाला के लिए बोल रहा हूं, जिसको आज सबको पता है कि हरियाणा के जितने भी कद्दावर नेता है उनको सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। आप कोई भी आज के टाइम में इंटरव्यू उठा के देखिए, दुष्यंत चौटाला उनके उनके जुबान पे जरूर आएगा। उसका रीजन है 25 साल की उम्र में जब यह युवा नेता संसद में पहुंचा और केंद्र सरकार ने हिमाकत करी कि ट्रैक्टर को कमर्शियल कैटेगरी के अंदर लाने के लिए ट्रैक्टर लेकर संसद में घुस गया। जब इनको अपनी पार्टी से निकाला गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। बाकी जो नेता हैं वो लोग झंडे और डंडे की लड़ाई में फंसे रहते हैं। इस युवा नेता ने 10 महीने के अंदर अपनी पार्टी खड़ी करी, 17% का वोट बैंक लेकर आया और जो लोगों से अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, सत्ता के अंदर जाके उन वादों को पूरा किया। हरियाणा के अंदर अंजना जी, ये तीनों लोगों ने अभी मैंने सबमिशन सुने, किसी ने हरियाणा की प्रॉब्लम पे बात नहीं करी। कंगना ने क्या बोला, कुमारी शैलजा सीएम बनेगी नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है, इन पे बात हुई। लेकिन हरियाणा के अंदर आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने की एक नेता ने जो सोची, वो दुष्यंत चौटाला ने सोची। रेवोल्यूशनरी बिल 75% रोजगार आरक्षण कानून जो लेकर आए वो हमारी पार्टी लेकर आई। आज अभय दुबे जी हंस रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के युवाओं की जो प्रॉब्लम है उससे वाकिफ नहीं है। ये शायद हरियाणा के अंदर पता नहीं इन्होंने कभी कदम भी रखा है नहीं रखा। आप लोग जब 4.5 साल तक सरकार में थे तब आप लोग वाकिफ थे कि नहीं थे, ये बताइए। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए जी। किसानों के मुद्दे पे आज ये कहते हैं, मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं, जब ये किसानों का बिल आया तब इनकी पार्टी के जो लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो राज्यसभा के अंदर सांसद थे। एक बार भी क्या संसद के अंदर आवाज उठाई? क्या एक बार भी प्रधानमंत्री जी से जाके मिले? पहलवानों के मुद्दों के ऊपर क्या इन लोगों ने प्रोटेस्ट की जगह को छोड़कर कहीं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी? कहीं भी केंद्र के नेता से जाकर मिले? सिर्फ एक मीडिया ऑप्टिक्स दिया गया, एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि दुष्यंत चौटाला सत्ता के साथ है। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने सत्ता जब छोड़ी जब बीजेपी ने 5100 रुपए पेंशन, जो हमारा मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस था, उसको मना किया हमने, तब छोड़ी। दुष्यंत चौटाला ने सत्ता तब छोड़ी जब एमएसपी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज की खतरा आया। आपको 2020 की आपकी मीडिया की रिपोर्टिंग है, उन्होंने बोला है कि विल रिजाइन इफ एमएसपी इज डिसकंटिन्यूड। एक भी आप नेता बताइए हरियाणा के अंदर जो ये साहस दिखाता है कि मैं सरकार से बाहर आ जाऊंगा अगर एमएसपी डिसकंटिन्यू। और आज देखिए जो किसान लेकिन देखिए ना, की बात एक सवाल है ना प्रतीक जी, जिसका कोई जवाब नहीं है दुष्यंत चौटाला के पास। मैंने भी उनसे पूछा कि ना उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त इस्तीफा दिया, ना उन्होंने पहलवान आंदोलन के वक्त इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा बाद में दिया। देखिए ये प्रश्न उनसे पूछा जाएगा, ये उनकी राजनीति में ये सच है। युवा नेता के तौर पर वो उभरे और उन्होंने एक अलग अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अभी पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है, उन्हें नए नए लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। उनकी मां नैना जी के अलावा जुलाना के एक विधायक उनके पास बचे, वरना 7 के 7 विधायक निकल लिए हैं उन्हें छोड़कर। शहजाद पूनावाला जी, रुक जाइए अभय जी, चूंकि तीनों पार्टियों ने अब हमला किया है बीजेपी पर, तो आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर हर मुद्दे पर तीनों के प्रश्न है, मुझे लगता है कुलदीप जी का भी, अभय जी का और प्रतीक जी का, तीनों का जवाब दीजिए। ठीक है, एक एक करके जवाब देता हूं, क्योंकि पूरा घुमा फिरा के मामला किसान के विषयों पर ही आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भी सवालों का स्पेसिफिक जवाब जैसे मैं देता हूं वैसे लिया जाए। मैंने कांग्रेस से बार बार पूछा है, 2019 का मैनिफेस्टो विड्रॉन है, हो सकता है कि राहुल गांधी उसको फिर से लागू करवा दे, केरला वाला मॉडल लागू करवा दे, पंजाब का जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो वो लागू करवा दे। तो ये दोनों पार्टियों को बताना चाहिए कि वो मैनिफेस्टो विड्रॉन है और वो जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगते कि नहीं मांगते। हमने तो कर दिया विड्रॉ वो बिल्स, इनका क्या स्टैंड है? दूसरी बात, कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या किया। अभय जी, आपको शायद नहीं पता होगा। अभी मेरे भाई कुलदीप जी दिल्ली के विधायक है, वैसे उनको पूछे कि पंजाब में कितने दाम पर बिक रहा है मूंग दाल। एमएसपी है मैं एमएसपी बता देता हूं, 8,555 प्रति क्विंटल सेंटर के द्वारा घोषित। आपको पता है कि वादा करने के बाद, भगवंत मान की सरकार के बाद 2 साल में 1% भी एमएसपी पे खरीद नहीं की गई है राज्य सरकार के द्वारा। मूंग दाल किसानों की उनको 900-800 रुपए के घाटे में बेचना पड़ा है, और वहां पर डीजल का दाम, बिजली की सब्सिडी हटा दी गई है। ये इनके करतूत है। यहां पर आकर कुछ भी बोलकर निकल जाना है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको अभी अपने हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। सेक्स रेशियो, जब मोदी जी और हमारी
राज्य की सरकार आई 871 था, आज 916। 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, डीबीटी के माध्यम से 75,000 करोड़ गरीबों के अकाउंट में। एमएसपी वीट का एमएसपी 2014 में 1350, मोदी जी ने 2275 किया। राइस का एमएसपी 1310, 2300 किया। एग्रीकल्चरल बजट हरियाणा का 1180 करोड़ 7900 करोड़ किया। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मीट्रिक टन चावल की केवल हमने 60 लाख मीट्रिक टन किया। ग्रोथ रेट हमारी 6.94% थी हरियाणा की, आज 11%। आज चौथे रैंक पर एफडीआई में। नेशनल हाईवे मात्र 1500 किलोमीटर कांग्रेस 60 वर्ष में बनाई, हमने 3391 किलोमीटर किया। रेलवे का बजट 315 करोड़ हरियाणा का, आज उसका बजट 3380 करोड़। 7 मेडिकल कॉलेज 15 किए। एक भी बार अभय जी अपने 10 वर्षों का गिनवा दे, वो गिनवाएंगे खर्ची पर्ची, वो गिनवाएंगे कि देखिए हमने वाड्रा को इतनी स्कैम की लैंड दे दी, हमने यहां पर इसको इतना एमआर को इतना स्कैम का लैंड दे दिया, वो यही गिनवा पाएंगे। वरना मैंने जो आंकड़े गिनवाए हैं अभय जी अपने समय के गिनवा दे। और मैनिफेस्टो पे 2019 के और 2017 के स्पेसिफिक जवाब चाहिए, केरल पर स्पेसिफिक जवाब चाहिए। ठीक है, केरल एपीएमसी एक्ट, उस पर भी आप स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है, उसका भी साथ जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी हरियाणा में प्रचार के लिए अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये प्रश्न आपने कहा कि देखिए पीएम ने अभी तक 2 ही रैली वहां पर की है, लेकिन राहुल गांधी तो गए नहीं। और देखिए सर, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 3 के बाद प्रचार हो नहीं पाएगा, 7 या 8 दिन बचे हैं कुल मिलाकर। ऐसे में कल पहली बार वो पहुंच रहे रैली करने के लिए, कुमारी शैलजा उनके साथ होंगी। क्या ये जो आंतरिक गुटबाजी है उसने इतना एम्बैरेसमेंट आपके आला कमान को कर दिया कि रैली करना मुश्किल हो रहा था, या वजह क्या थी? जो भी थी बताइए। आत्मविश्वास से भरा हो हरियाणा के लोगों ने इतना आत्मविश्वास दे दिया कांग्रेस पार्टी को कि ये प्रश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्यों मोदी जी जो एक एक राज्य में 40-40 रैलियां करते हैं, दूसरी बार हरियाणा आए और वो भी बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। मेरे विद्वान साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन शायद थोड़ा अध्ययन कम रह गया। डिसेंट्रलाइज प्रिक्योरमेंट स्टेट्स होती है, ये जिम्मेदारी जो प्रिक्योरमेंट की होती है वो केंद्र सरकार की होती है। केरला प्रांत में 16 कमोडिटीज ऐसी हैं जिसको वो केंद्र सरकार के बावजूद सपोर्ट प्राइस की लिस्ट में डालकर रखते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होती है और पेरिशेबल गुड्स होते हैं। अब आपने मूंग की दाल का जिक्र, बड़ा अच्छी बात कहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो फिर कहिए ना केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि अगर मूंग की दाल कम दाम में बिक रही है तो फिर मोदी जी 6,400 करोड़ रुपए का प्रोविजन आपने रखा प्राइस डिफिशियंसी स्कीम, कि अगर देश में कोई भी फसल समर्थन मूल्य से कम दाम में बिकेगी तो केंद्र सरकार उन किसानों के खातों में सीधा पैसे डाल देगा। तो कहिए मोदी सरकार से कि उन खातों में सीधा पैसा डालें। 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की, इसलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे समूचे देश में आत्महत्या किसान कर रहा है क्योंकि आपने कीटनाशक पर, खाद पर, सब पर जीएसटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को कहा कि 2017 से मोदी सरकार को लिख रहा हूं कि आप कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी हटाइए ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो। रिकॉर्ड की बात है ये। क्या खरीदते हो आप? प्रिक्योरमेंट कितना करते हो? आपने गेहूं खरीदा है 17.59% प्रोडक्शन का, 187 लाख टन पैदा हुआ था, 17.15% आपने खरीदा। तिलहन खरीदा, 376 लाख टन उत्पादन हुआ, 0.48 लाख टन, 0.13%। तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों 0.13%, दालें 0.43%, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का 0.26%। इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं समर्थन मूल्य का कानून लेकर आइए प्रधानमंत्री जी, मगर उनको तो चंद उद्योगपतियों को शहजाद जी इसका जवाब दीजिए। अभय जी, लेकिन एक प्रश्न है ना, बात बात पर, एक सेकेंड सुनिए अभय जी, आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन बात बात पर फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाली पार्टियां जब उनकी राज्य सरकारों की बात आती है तो उनको क्लीन चिट दे देती हैं। अगर कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर सवाल पूछा जाएगा तब भी अगर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र का ही है, तो फिर सरकारों की, राज्य सरकारों की क्या जवाबदेही है? आप यूपी पर, एमपी पर, अब राजस्थान पर, राज्यों पर हमला करते हैं ना, राज्य सरकार की भी तो जवाबदेही बनेगी हर मुद्दे पर, नहीं? अंजना जी, इसलिए कि जीएसटी राज्य सरकार डीजल पर तय नहीं करते, जीएसटी कीटनाशक पर राज्य सरकार तय नहीं करते, जीएसटी खाद पर राज्य सरकार तय नहीं करती, कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार तय नहीं करती, लेकिन यही मूल्य हर राज्य में है। ट्रैक्टर के टायर पर हीरा खरीदने जाते लोग, यही मूल्य हर राज्य में है। अगर किसी एक राज्य में
ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं, तो समझना पड़ेगा कि वहां की वजह क्या है, वहां की जवाबदेही क्या है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने एक कर गिनाया कि केंद्र जो खरीद कर रही है उसमें कितनी कमी है, वो उन्होंने गिनाया फसल दर फसल। आप उस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कम से कम इतने साफ गोई से झूठ इतने बड़े चैनल पर नहीं बोलना चाहिए। अब पहले तो ये बोलते हैं कि केरल में एपीएमसी एक्ट और मंडी नहीं होना बिल्कुल अच्छी बात है, और पूरे देश में कहते हैं कि एमएसपी लॉ में गारंटी हो। वो गारंटी कहां लागू होगी? एपीएमसी होगा, मंडी होगी, तभी तो लागू होगी। तो केरल के लिए अलग नियम कानून और बाकी देश के लिए अलग नियम कानून। और अगर आपको केरल मॉडल इतना पसंद है तो आप अपने राज्यों में भी लागू कर दो, या अपने राज्यों में एमएसपी की गारंटी देने से कौन रोक रहा है आपको? आप दे दीजिए वहां पर कानून बनाकर। अगर केरला अपना कानून बना सकता है तो आप भी अपना बना दीजिए और कर दीजिए, किसने रोका है आपको? परंतु बात वो नहीं है। बात यह है कि भगवंत मान ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भगवंत मान ने जब वो मुख्यमंत्री बने मूंग दाल के किसानों को गारंटी दी थी कि जितनी भी आपकी मूंग दाल की फसल है इसको उगाओ, मैं आपकी एक बोरी खरीदने को तैयार हूं सेंटर के रेट पर। सेंटर ने अच्छा रेट घोषित किया। भगवंत मान की बारी आई तो कुलदीप जी को भी दिखाई, कुलदीप जी जवाब देना चाह रहे थे। वो अभी बाजवा जी ने अच्छा वर्णन किया है उनका कि 3 बजे के पहले कोई और दिशा में होते हैं और 3 बजे के बाद कोई और दशा में होते हैं। तो हो सकता है ये 3 बजे वाले बाद की दशा थी तो इसलिए वो नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है ये बाजवा जी के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब होना चाहिए। और 1200 किसानों की आत्महत्या, उस पर एक कुलदीप जी बोलिए। शहजाद पूनावाले यहाँ चैनल पे आके इतने कॉन्फिडेंट झूठ बोल जाते हैं। इन्होंने कहा किसानों की सब्सिडी खत्म हो गई, इन्होंने कहा कि एमएसपी पे नहीं खरीद रही है, और अभी इनका जवाब भी दिया दुबे जी ने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पंजाब ऐसा स्टेट है जहां 300 यूनिट बिजली मुफ्त, चाहे वो घर हो चाहे वो किसान की खेती के लिए हो, सरकार देने का काम करती है। अगर तुम्हारे किसी स्टेट में, तुम्हारी इतने राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में, अगर एक स्टेट में मिलता हो तो मुझे बता दो। दूसरी बात यह कि किसानों के जो एमएसपी देने की आय दुगनी करने की गारंटी किसने दी थी? भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने दी थी। उन्होंने कहा अब बहुत ही किसानों में मार, दुगनी देंगे एमएसपी, हम उनकी इनकम दुगनी करेंगे, एमएसपी देंगे। कितनी फसलों में एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार ने किया?